तो ये हम लोगों ने बात कर ली हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या। अब हम लोग बात करेंगे द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत द्वारा इनके अपवर्तन की व्याख्या इन्होंने किस प्रकार की थी। आइए अब चर्चा करते हैं हम लोग उस पर। तो यहाँ पर अपवर्तन देखना है हम लोगों को। अपवर्तन, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, हम लोग करने जा रहे हैं अपवर्तन की व्याख्या। तो हम लोगों को अपवर्तन, आप लोग जानते हो अपवर्तन की घटना कब होती है, जब माध्यम अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, देखिए एक हम लोगों ने अपवर्तक पृष्ठ बनाया, ये मान लीजिए अपवर्तक पृष्ठ है एक्स वाई, ठीक है। इसके ऊपर माध्यम अलग है और इसके नीचे दूसरा माध्यम है। तो ये माध्यम फर्स्ट बोल दिया मैंने, और यहाँ पर माध्यम ये हमारा दूसरा होगा, तो माध्यम सेकंड बोल दिया, ठीक है। और हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका वेग बदल जाता है, उसकी चाल परिवर्तित हो जाती है। तो हमने मान लिया कि इस माध्यम में प्रकाश की चाल जो है, प्रकाश की चाल जो है वो v1 है, और इस माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है। ओके, ठीक है। और इस माध्यम का अपवर्तनांक n1 है और इस माध्यम का अपवर्तनांक मैंने मान लिया n2 है। तो देखो जरा ध्यान से, यहां पर हम लोग बात करने जा रहे हैं द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की घटना को देखने जा रहे हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर एक समतल तरंगाग्र मान लिया हमने, कुछ इस प्रकार से आपतित हो रहा है इस पृष्ठ पर। ये हमारे पास ये पृष्ठ ऐसा है, एक्स वाई पृष्ठ है। इस पर जो तरंगाग्र आपतित हो रहा है, आपतित वो इस प्रकार से, ये मान लिया मैंने कि कोई तरंगाग्र है, ये ए बी, ठीक है, ये ए बी तरंगाग्र है। अब ये अनंत से आ रहा है, अनंत से हमें पता है हम लोग कम से कम 2 प्रकाश किरणों को लेते हैं, और वो प्रकाश किरणें कैसी होती हैं, एक दूसरे के समांतर। तो ये एक दूसरे के समांतर प्रकाश की किरणें चल रही हैं। जो ये तरंग संचरण की जो दिशा होती है, हम लोग जानते हैं तरंगाग्र जो हमारे पास होता है उसके लंबवत होती है, तो ये लंबवत होगी। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारे पास तरंग है, इसको अगर मैं नाम दे दूं कि ये हमारे पास P है और ये Q है, तो ये PA वाली जो हमारे पास तरंग है, वो जो हमारा अपवर्तक पृष्ठ है, सबसे पहले उसके A बिंदु पर हिट करी आकर। अब जैसे ही ये माध्यम बदला, तो माध्यम बदलने पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अवलंब खींचेंगे, ये अविलंब हो गया, और ये प्रकाश की किरण जो है अब यहाँ से अपवर्तित हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। तो देखो जरा ध्यान से, आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये दोनों तरंगें जब साथ साथ चल रही थी, तो सबसे पहले ये तरंग हमारे पास यहाँ पर माध्यम एक्स वाई जो हमारे पास अपवर्तक पृष्ठ है, वहाँ पर हिट करी आकर सबसे पहले ये आ गई। अब ये बताओ, जैसे ये आगे बढ़ेगी तो ये जो हमारे पास तरंगाग्र है वो आगे बढ़ेगा, मतलब बिंदु बी भी आगे की ओर आएगा। तो जितने समय में ये यहाँ से यहाँ तक पृष्ठ पर पहुँचेगा, एक्स वाई पृष्ठ पर बिंदु बी, वो ये जो तरंगाग्र है आगे बिंदु ए आगे बढ़ चुका होगा कुछ इस प्रकार से, है ना, आप समझ रहे होगे। तो हमने मान लिया कि ये जो है आगे कुछ इस प्रकार से बढ़ा, यहाँ बिंदु मान लिया ये, यहाँ पर इसको मैं नाम दे दूं, ये ए, ये बी हो गया, इसको मैंने बोल दिया कि ये सी है, ठीक है। तो आप देखो ये टी समय में यहाँ आगे बढ़ा, उतने ही समय में बिंदु ए आगे बढ़ चुका होगा टी समय में, कितने चाल से, b2 चाल से इधर आगे बढ़ चुका होगा। तो यहाँ पर मैं अगर एक चाप लगाऊं, ये यहाँ से इतनी दूरी मारकर ये चाप लगा दूं और इसको अगर मैं इससे मिला दूं, तो आप देखेंगे हमारे पास ये अपवर्तक तरंगाग्र बन जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो कुछ इस प्रकार से ये प्रकाश की किरण यहाँ पर अवलंब खींचना पड़ेगा हम लोगों को, और ये जो है प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से अपवर्तित हो जाएगी। तो ये अपवर्तक तरंगाग्र हमारे पास बन जाएगा। इसको मैं नाम दे दूं, कोई बिंदु, ये P हो चुका, Q हो चुका, इसको मैंने बोल दिया ये R है। तो CR जो हमारे पास है, ये
दूसरा तरंगाग्र मिल गया जो कि आप देख रहे हो ये ए बी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है। तो हाइगेंस की द्वितीयक तरंगा सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या बताया कि वो माध्यम के अन्य बिंदुओं से आगे टकराता जाएगा और वो माध्यम के अन्य बिंदु जो तरंगाग्र के पृष्ठ पर मिलेंगे वो नए तरंग स्रोत का कार्य करने लगते हैं और उनसे तरंगिकाएं चारों दिशाओं में फैलती हैं। तो ये आगे बढ़ेंगी तो ये आप देखोगे कि हमारे पास जो ये तरंगाग्र होगा इसके पास आती हुई इससे स्पर्श करती हुई आगे निकलेंगी। तो आप जरा मुझे बताओ, ये आपतित किरण है, ये अविलंब हो गया, ये कोण कितना होगा? आपतन कोण होगा आई होगा, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। आप जरा मुझे बताइए ये पूरा कोण कितना है? ये पूरा कोण है 90, ठीक है। ये पूरा कोण 90 है। तो ये वाला कोण कितना बचेगा हम लोगों के पास? ये होगा, आप कहोगे सर 90 माइनस आई होगा। अगर ये 90 माइनस आई है तो आप जरा मुझे बताओ ये वाला कोण कितना है? आप कहोगे सर 90 है। तो फिर भैया तो हमें बता दो ये वाला कोण कितना होगा? तो आप कहोगे सर वो होगा पूरे कोण में से, यानी 90 इस कोण में से ये वाला कोण घटा दिया जाए तो 90 माइनस आर ये घटा देंगे तो हमारे, सॉरी आई है, आर नहीं आर है, आर नहीं आई है। तो ये बचेगा हमारे पास कितना? आई। तो ये वाला कोण हमारे पास कितना आ जाएगा? आई आ जाएगा। बात समझ में आई मेरे भाई? तो ये कोण हमारे पास निकल के आ गया कितना? आई, ठीक है। अच्छा आप देखो ये यहाँ पर जो तरंगाग्र है हमें पता है कि प्रकाश किरण इसके लंबवत होती है तो ये कोण 90 होगा। ठीक इसी प्रकार ये तरंगाग्र है और ये अपवर्तित किरण है तो ये कोण हमारे पास कितना होगा? 90 होगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए आप ये कोण कितना होगा? ये कोण, तो आप कहोगे सर ये आर होगा क्योंकि ये अपवर्तित किरण है और ये अविलंब है तो ये कोण आर हो जाएगा। अच्छा अगर ये कोण आर है तो ये पूरा कोण हम लोग जानते हैं ये तरंगाग्र है और ये अपवर्तित किरण है तो ये पूरा कोण है 90। ये पूरा कोण कितना है? 90 है। तो भाई साहब ये वाला कोण कितना होगा? ये वाला कोण, तो आप कहोगे सर ये वाला कोण होगा 90 माइनस आर होगा। भाई पूरे कोण में से इतना कोण घटा दिया जाए तो ये वाला कोण निकल आएगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस आर, ठीक है। अच्छा अगर ये 90 माइनस आर है तो भाई साहब आप जरा मुझे ये बता दीजिएगा ये वाला कोण कितना होगा? तो ये कोण हमारे पास हो जाएगा, ये पूरा कोण है कितना? आप कहोगे सर 90 है। तो ये कोण 90 में से, इस वाले कोण में से अगर मैं ये कोण घटा दूंगा तो ये कोण निकल आएगा। तो आप जरा मुझे बताओ 90 में से हमको घटाना कितना है? ये कोण घटाना है और ये कोण है कितना? 90 माइनस आर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 90 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? आर। तो ये कोण हमारे पास कितना होगा? आर होगा, अपवर्तक कोण आर। बात समझ में आई मेरे भाई? तो ये है हमारे पास अपवर्तन का डायग्राम। यहाँ पर हम लोगों ने सारे कोण निकाल लिए। अब जरा मेरे पास यहाँ पर देखिए दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से? एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी। तो मैं बात करने जा रहा हूं तो देखो आप कैसे लिखेंगे कि माना अनंत से एक समतल तरंगाग्र ए बी एक्स वाई अपवर्तक पृष्ठ पर इस प्रकार आपतित होता है कि ये हमारे पास जो कोण है पी ए वाली जो रेखा है या किरण है वो आई कोण इस पर बिंदु ए पर आई कोण बनाती है, ठीक है। इसके बाद ये तरंगाग्र जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो ये माध्यम के जो है बिंदु ए और सी है इसके माध्यम के जो बिंदु मतलब कण हैं उनसे टकराता जाता है और द्वितीयक तरंगिकाएं आगे की ओर बढ़ने लगती हैं। तो द्वितीयक तरंगिकाएं ए से जैसे आगे बढ़ती है ठीक उसी समय यहाँ बिंदु बी से आगे की ओर उतने ही समय में ये तरंग भी आगे बढ़ती है और पृष्ठ के सी बिंदु पर टकराती है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमको यहाँ पर एक दूरी मिलेगी और एक दूरी ये मिलेगी। तो ये हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बन गए हैं। अब हमको करनी है यहाँ पर इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो देखिए गणितीय गणना देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देखिएगा मैं बात करने वाला हूँ समकोण त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले आप देखो जरा, तो मुझे आई और आर चाहिए क्योंकि अपवर्तन का जो नियम है आप जानते हो साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, ये हमको प्रूव करना है ना। साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक ये प्रूव करना है। और दूसरा, पहला ये आपका दूसरा नियम हो गया। पहला नियम क्या है? आपतित किरण
अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक तल में है, तो ये आप देख रहे हो एक तल में है, दिखाई दे रहा है। तो हमको साइन आई बटे साइन आर प्रूव करना है, जिसके लिए हमें आई और आर चाहिए होंगे। तो आई और आर निकालते हैं। तो आई हमको इस वाले त्रिभुज में मिल रहा है, तो मैं इस त्रिभुज में बात कर रहा हूँ, समकोण त्रिभुज ए बी सी। तो हमको साइन आई चाहिए, तो हम लोग साइन आई बात करेंगे। तो यहाँ से देखिए जरा मैं कह रहा हूँ साइन आई, तो साइन आई आप बताओ क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण। तो ये कर्ण हो गई, और एंगल के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो ये लंब हो गई। तो लंब हमारे पास है बी सी, ठीक है, और कर्ण हमारे पास है लंब बटे कर्ण, तो कर्ण है हमारे पास ए सी, ठीक है भाई, ओके। अब जरा मैं अगर यहाँ से बात करूँ BC के बारे में, तो BC आप देखिएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, BC बराबर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, BC बराबर AC इंटू साइन आई, ओके। तो AC को मैं ऐसे एट इज इट लिख रहा हूँ, कोई उसमें छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, और साइन आई जो हमारे पास है वो इतना है। और BC क्या है, तो हम यहाँ पर देखो, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ से वो कितनी चाल से जा रहा है, B1 चाल से। तो यहाँ पर मैं चाल बराबर दूरी बटे समय का फार्मूला यूज करूँगा। तो मुझे दूरी चाहिए भैया, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय, ठीक है, चाल गुणे समय। अच्छा जी, चाल इसमें कितनी है, B1 है, और समय कितना T। तो यहाँ से ये दूरी जो हमारे पास है BC, वो कितनी निकल के आ गई, B1 इंटू टी। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ B1 इंटू टी हमारे पास ये निकल के आ गया, इसको बोल दिया मैंने समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब मैं बात करने वाला हूँ समकोण त्रिभुज इस वाले में, यानी कि ARC में। अब समकोण त्रिभुज ARC में अगर हम लोग देखें, तो मैं यहाँ पर साइन आर मुझे चाहिए, तो मैं साइन आर इस एंगल के लिए बात करूँगा। तो साइन आर बराबर क्या, लंब हमारे पास इसके 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये तो लंब हमारे पास क्या है, AR, ठीक है। और लंब बटे कर्ण हमारे पास क्या है, ये है, तो ये हमारे पास क्या है बेटा, AC। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ AR बराबर मैं लिख सकता हूँ कितना, AC इंटू साइन आर। और AR अगर हम देखें ध्यान से, तो इधर देखो, ये इतने ही समय में, जितने समय में ये आगे बढ़ी है T समय में, उतने समय में ये आगे बढ़ी थी, ठीक है। तो T समय में ये भी आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर चाल कितनी है, B2 है। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं चाल बराबर दूरी बटे समय लगाऊंगा, तो दूरी बराबर हो जाएगी चाल गुणे समय। तो आप यहाँ पर जरा देखो चाल कितनी है, चाल यहाँ पर V2 है और समय कितना T है। तो यहाँ से जो AR है वो कितना आ जाएगा, B2 इंटू टी, ठीक है। तो ये हमारे पास AR की कितनी आ गई है, B2 इंटू टी बराबर AC इंटू साइन आर। इसको बोल दिया मैंने समीकरण नंबर 2। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर साइन आई बटे साइन आर चाहिए। तो मैं क्या करूं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का लगा दूंगा भाग। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करेंगे हम लोग, समीकरण 1 में समीकरण 2 से देंगे भाग। तो आप देख पा रहे होंगे क्या कि यहाँ पर जैसे भाग दोगे तो भैया ये बनेगा AC साइन आई बटे AC साइन आर बराबर, इधर हमारे पास B1T अपान B2T। तो AC से AC कटेगा, T से T कट जाएगा। तो हमारे पास आ गया कितना, साइन आई बटे साइन आर बराबर V1 अपान B2। और B1 अपान B2 दोनों क्या है, B1 जो है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल है, और B2 क्या है, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल है। तो चाल बटे चाल कट जाएगा, क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर एक कांस्टेंट निकल के आएगा, यानी नेतांक निकल के आएगा। और साइन आई बटे साइन आर बराबर नेतांक, जो कि होता है स्नेल का नियम। अर्थात यहाँ पर हम लोगों ने प्रूव कर दिया हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत द्वारा, जो स्नेल का नियम था साइन आई बटे साइन आर बराबर नेतांक, उसको हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। यही है अपवर्तन का द्वितीय नियम। और प्रथम नियम आप देख पा रहे होंगे कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब
तीनों इस एक्स वाई तल में स्थित हैं। तो ये थी हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या, जो कि हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया है। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत द्वारा परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन की तो सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकी, लेकिन ध्रुवण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव जैसी घटनाओं के बारे में इन्होंने जानकारी नहीं दे पाई। तो इसीलिए ये जो इनका द्वितीयक तरंग का सिद्धांत था ये फेल हो गया। इसी प्रकार जो न्यूटन का कण का सिद्धांत था वो भी फेल हो गया था। तो आज मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग जानते हैं, आजकल हम लोग जानते हैं कि जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है उसको मान्यता मिली हुई है, और हमारा जो मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है उसको मान्यता प्राप्त है, वही हम लोग जानते हैं और उसी को मान्यता मिली हुई है। तो ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या को हम लोगों ने कर लिया। ये इस चैप्टर में हम लोगों को बस इतना ही पढ़ना था, और बात करेंगे हम लोग कल नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, यानी कि व्यतिकरण के बारे में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।